हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स हैं, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ए. संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता। बी. समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। सी. समाजवादी, लोकतांत्रिक, अखंडता। डी. पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, अखंडता। सही जवाब है बी. समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। स्पष्टीकरण। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अखंडता, समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़कर इस परिप्रेक्ष्य में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इसे अनुच्छेद 25 से 29 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित सभी नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में समाविष्ट करके क्रियान्वित किया गया है। समाजवादी शब्द मूलतः उद्देशिका में समाविष्ट नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में अंतर्निहित किया गया है। समाजवादी शब्द का आशय है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, पूंजी, भूमि, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए. अनुच्छेद 30। बी. अनुच्छेद 31। सी. अनुच्छेद 32। डी. अनुच्छेद 33। सही जवाब है सी. अनुच्छेद 32। स्पष्टीकरण। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। भारत में एक अधिकार है जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं निर्धारित हैं? ए. अनुच्छेद 56। बी. अनुच्छेद 57। सी. अनुच्छेद 58। डी. अनुच्छेद 59। सही जवाब है सी. अनुच्छेद 58। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं निर्धारित हैं। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत एक अभ्यर्थी को राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन लड़ने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए,
लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होना चाहिए। भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन उक्त किसी भी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी लाभ का पदधारी नहीं होना चाहिए। किस अधिनियम के द्वारा राज्यसभा की स्थापना की गई? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बी. भारत सरकार अधिनियम 1919। सी. भारत सरकार अधिनियम 1935। डी. भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही जवाब है बी. भारत सरकार अधिनियम 1919। स्पष्टीकरण। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा राज्यसभा की स्थापना की गई है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार भारत में संवैधानिक सुधारों के नाम पर अनेक कानून लाती रही थी। इसी कड़ी में 1919 का भारत शासन अधिनियम भी लाया गया था। इस अधिनियम के आगमन के दौरान लॉर्ड मोंटेग्यू भारत सचिव के पद पर तैनात थे, जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इन दोनों ब्रिटिश अधिकारियों के नाम के पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी? ए. अनुच्छेद 140। बी. अनुच्छेद 141। सी. अनुच्छेद 143। डी. अनुच्छेद 146। सही जवाब है बी. अनुच्छेद 141। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 141 लागू किया गया, जिसने भारतीय कानूनी प्रणाली में न्यायिक नजीर की स्थिति को दृढ़ता प्रदान की। अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर लागू होगा। कौन से विधेयक पर लोकसभा का संपूर्ण प्रभुत्व है? ए. धन विधेयक। बी. वित्त विधेयक। सी. संविधान संशोधन विधेयक। डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए. धन विधेयक। स्पष्टीकरण। धन विधेयक पर लोकसभा का संपूर्ण प्रभुत्व है। जिन विधेयकों में विशेष रूप से करों के अधिरोपण तथा उत्सादन, संचित निधि में से धन के विनियोग आदि से संबंधित प्रावधान होते हैं, उन्हें धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यसभा लोक द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन कर उसे वापस नहीं भेज सकती। निम्नांकित राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? ए. आंध्र प्रदेश। बी. उत्तर प्रदेश। सी. उड़ीसा। डी. महाराष्ट्र। सही जवाब है सी. उड़ीसा। स्पष्टीकरण। द्विसदनीय विधायिका में कानून बनाने की शक्तियां दो अलग अलग सदनों या विधानसभाओं के बीच साझा की जाती है। संविधान द्वारा राज्यों को एक सदनीय या द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का विकल्प प्रदान किया गया है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका मौजूद है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? ए. 24वां संशोधन। बी. 42वां संशोधन। सी. 52वां संशोधन। डी. 73वां संशोधन। सही जवाब है सी.
52वां संशोधन। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। यह दल बदल क्या है और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति घोषित की गई? ए, कभी नहीं। बी, 1 बार। सी, 2 बार। डी, 4 बार। सही जवाब है ए, कभी नहीं। स्पष्टीकरण। भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। भारत का राष्ट्रपति वह व्यक्ति है जो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि उसे विश्वास हो कि भारत आर्थिक रूप से अस्थिर है या भारत या उसके क्षेत्र की साख को खतरा है, लेकिन इसका निरीक्षण भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नांकित विषयों में किस विषय से संबंधित है? ए, नागरिकता। बी, दल बदल। सी, समाज कल्याण। डी, धर्मनिरपेक्षता। सही जवाब है बी, दल बदल। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान का 51वां वन संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विषय से संबंधित है। इस संशोधन के जरिए मंत्रिमंडल का आकार भी 15% सीमित कर दिया गया। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में आवश्यक बुराई को शामिल करने के लिए भी जाना जाता है? ए, बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। बी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। डी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। सही जवाब है डी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। स्पष्टीकरण। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर कोई किसी की आजादी को बेवजह कानून की मदद से छीनने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ है अनुच्छेद 22। यह हमारे देश के सभी नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? ए, नेहरू रिपोर्ट। बी, उद्देश्य प्रस्ताव। सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही जवाब है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत सरकार अधिनियम 1935 से दस्तावेज चाक कानून पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था? ए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। बी,
चुनाव से संबंधित प्रावधान। सी, मौलिक अधिकार। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सी, मौलिक अधिकार। स्पष्टीकरण। नागरिकता, चुनाव, अनंतिम संसद, अस्थायी प्रावधानों से संबंधित संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, परंतु मौलिक अधिकार को लागू नहीं किया गया। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर अस्तित्व में आए। निम्नलिखित में से कौन राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है? ए, संसद। बी, राष्ट्रपति। सी, राज्यपाल। डी, प्रधानमंत्री। सही जवाब है बी, राष्ट्रपति। स्पष्टीकरण। प्रशासनिक न्यायाधिकरण एक वैधानिक निकाय है। यह अर्ध न्यायिक कार्य करता है। दोनों केंद्रीय और साथ ही राज्य न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। संविधान के किन अनुच्छेदों में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं के संबंध में प्रावधान है? ए, अनुच्छेद 308 से 314। बी, अनुच्छेद 315 से 318। सी, अनुच्छेद 320 से 325। डी, अनुच्छेद 357 से 378। सही जवाब है ए, अनुच्छेद 308 से 314। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 308 से 314 अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। ब्रिटिशकालीन भारत में किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ए, भारत संस्कार अधिनियम 1919। बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही जवाब है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। भारत के संविधान में एकल न्यायालय प्रणाली को कहां से अपनाया गया है? ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। सही जवाब है ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना की गई है। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है और संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में वर्णित हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी, संसद। सी, राष्ट्रपति। डी, विधि आयोग। सही जवाब है बी, संसद। स्पष्टीकरण।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों के वेतन आदि संविधान की दूसरी अनुसूची में अंकित किए गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद में निहित है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को किन आधारों के अनुसार मनोनीत करता है? ए. सांस्कृतिक समाज के पदाधिकारियों के रूप में उनका प्रदर्शन। बी. उपराष्ट्रपति द्वारा की गई सिफारिशें। सी. देश के राजनीतिक ढांचे में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका। डी. विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी विशिष्टता। सही जवाब है डी. विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी विशिष्टता। स्पष्टीकरण। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में उन 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या होती है? ए. वह केंद्र सरकार के मंत्री हैं लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं। बी. वह राज्य मंत्रिमंडल के हितों की देखभाल करता है। सी. वह राज्य के राज्यपाल का मनोनीत व्यक्ति होता है। डी. वह राज्य मंत्रिमंडल में नामित है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या होती है? ए. वह केंद्र सरकार के मंत्री हैं लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं। बी. वह राज्य मंत्रिमंडल के हितों की देखभाल करता है। सी. वह राज्य के राज्यपाल का मनोनीत व्यक्ति होता है। डी. वह राज्य मंत्रिमंडल में नामित है। सही जवाब है ए. वह केंद्र सरकार के मंत्री हैं लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं। स्पष्टीकरण। राज्य मंत्री केंद्र सरकार के मंत्री हैं लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं और वे कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। आमतौर पर एक कैबिनेट मंत्री के नीचे 1 या 2 राज्य मंत्री होते हैं।